हेलो एवरीवन। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी के 2 लेक्चर हो चुके हैं। ये लास्ट लेक्चर है, थर्ड। इसमें बात ये करने वाले हैं कि जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था 2 बैटल्स के बारे में, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर की जब बैटल ख़त्म हो चुकी थी तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने जो मुग़ल एम्परर थे उनको इलाहाबाद में बुलाया और इलाहाबाद में उनके साथ एक समझौता किया जिसको बोलते हैं इलाहाबाद एलियंस। वो इलाहाबाद एलियंस हुआ 65 में और उसमें ये बोला गया कि उनके ऊपर जो मुग़ल एम्परर थे लास्ट वाले उस टाइम के, उनके ऊपर दबाव डाला गया और दबाव डाल के ये बोला गया कि चूंकि आप बैटल में हार चुके हैं, अब 3 जो आपके पास राज्य हैं बड़े वाले, एक बंगाल है, दूसरा बिहार है, तीसरा उड़ीसा है, यहाँ पे टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दीजिए। तो जो टैक्स वसूलने का काम होता है उसको बोलते हैं दीवान। क्या बोलते हैं? दीवान बोलते हैं। तो आप हम ये बोल सकते हैं कि 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्या प्राप्त हो गए? दीवानी राइट्स प्राप्त हो गए कि यानी अब इन राज्यों से जो टैक्स वसूलने का कार्यक्रम है वो कौन करेंगे? मुगल एम्परर नहीं करेंगे, मुर्शिद कुली खान नहीं करेंगे, सिराजुद्दौला नहीं करेंगे, वो करेंगे ब्रिटिशर्स। समझ में आई बात? अब अब क्या हुआ कि अब जब ये कंपनी ऑफिशियल्स हुआ करते थे पहले कि कंपनी के अधिकारी कहलाते थे, लेकिन अब जब बंगाल के ऊपर, बिहार के ऊपर, उड़ीसा के ऊपर इनका कंट्रोल हो गया तो ये अपने आप को पता है क्या बोलते थे? बोलते थे ब्रिटिश नवाब्स। नवाब्स बोलवाते थे अपने आप को, नवाब्स। क्यों नवाब्स? इसलिए क्योंकि जो बंगाल में राज्य कर रहे थे उस टाइम में, तो उनको वहाँ के लोग क्या बुलाते थे? नवाब बुलाते थे। नवाब, नवाब साहब, नवाब साहब। तो लोगों के ज़हन में ये हमेशा के लिए बैठ चुका था, नवाब नवाब नवाब। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए और अपने आप को क्या कहलवाने लगे, कहे कि आप मुझे बुलाना नवाब्स, ब्रिटिश नवाब्स। 1764 में जब ये चीज़ें हो गई थी तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने सेना का नेतृत्व किया था लड़ाई में। इनको बंगाल का गवर्नर घोषित कर दिया, जैसे आज भी गवर्नर होते हैं ना हर एक स्टेट के, और सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट होते हैं। तो उस टाइम के प्रेसिडेंट को गवर्नर जनरल बोला जाता था और जो स्टेट के गवर्नर होते थे उनको गवर्नर ही बोलते थे। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। और ये जो नवाब वर्ड है, ये जो कि इंडियन वर्ड था ना नवाब ना, इसी का ब्रिटिश फॉर्मुलाइज था कि थोड़ा सा ब्रिटिशर्स इसको कैसे बुलाते थे, नवाब्स। और ये इसलिए था क्योंकि ये सिमिलर वर्ड था कि जितनी भी प्रजा थी जो उस टाइम एक नवाब के, बंगाल के नवाब के अंदर में हुआ करती थी, उनके जहन में ये रहे कि नवाब अभी भी हैं, उनको नवाब्स बोलते हैं, और ब्रिटिशर्स उनके अगले नवाब हैं, वो ब्रिटिशर्स की मर्जी, उनकी दया पे जिएंगे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ने कंपनी ने सोचा कि अब देखिए 3 राज्य इनको मिल गए, 2 लड़ाइयाँ लड़ी, इनको 3 राज्य मिल गए। तब इनके दिमाग में यही था कि धीरे धीरे जो है और राज्यों के साथ लड़ाइयाँ करनी है और अपने कंपनी के रूल को क्या करना, एक्सपेंड कर देना, फैला देना है। इसके लिए क्या किया, ये एक्सपेंशन का काम, इसको बोलते हैं एनेक्सेशन। एक राज्य को अपने राज्य में किसी की जमीन को अपने में मिला लेना कहलाता है एनेक्सेशन। ये लगभग 100 ईयर्स तक चलता रहा, कब से? 1757 से 1857 से। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कंपनी ने कभी, शायद ही कभी, डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किया हो। मतलब ये कि मान लीजिए कि कर्नाटका का राज्य बंगाल में है, तो ये कभी ऐसा नहीं किया कि अपनी सेना एक्वायर की और जाके जो है कर्नाटका पे डायरेक्टली अटैक कर दिया ना, ऐसा इन्होंने कभी नहीं किया। डायरेक्टली अटैक किसी भी कंपनी पे नहीं किया कि अननोन टेरिटरी को अपने में मिला लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। उसके लिए इन्होंने थोड़े से टैक्टिस अपने, उन्हें टैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे। जब बैटल ऑफ बक्सर खत्म हो गई तो कंपनी ने क्या किया कि अपने कुछ सैनिकों को इंडियन स्टेट्स में जो भी राज्य हुआ करते थे उसमें ये कहा कि कुछ हमारे सैनिक आपके राज्य में रहेंगे, और राज्य में रहेंगे, उप आप और राजा से बात कर लेते थे कि हमारे कुछ सैनिकों को अपने राज्य में रखिए, और आपके ऊपर अगर कोई भी बाहरी राज्य आपके ऊपर अटैक करेगा तो हमारे सैनिक आपकी रक्षा करेंगे। इसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे सैनिकों को वेतन देना पड़ेगा। ठीक है? इसको बोलते थे, एक टर्म बोला जाता है, इसको बोलते थे सब्सिडियरी एलियंस। सब्सिडियरी एलियंस मतलब कि ब्रिटिशर्स की सैनिक जो कंपनी थी फोर्स किया स्टेट्स को, जो भी स्टेट्स हुआ करते थे अगल बगल के, सब्सिडरी अलियंस करिए, मतलब कि ब्रिटिशर्स जो है आपकी सुरक्षा के लिए, आपके राज्य की सुरक्षा के लिए सैनिक देंगे, और उन सैनिकों को जो इंडियन रूलर्स हैं उनको क्या करेंगे, सैलरी पे करेंगे। तो
किंग्स को ऐसा बोला गया कि आप अपनी हमारी आर्मी को अपने पास रखिए। और एक ये केस था कि अगर जैसे सेना तो हमने रख दिया, सेना आपकी हेल्पिंग कर रही है, अगर आप उनको सैलरी देने में असफल हो जाते हैं, आप उनको सैलरी परमानेंट नहीं दे रहे हैं या कुछ उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, तो जो नवाब और किंग हो गए उनको इसके बदले में अगर नहीं देंगे ना, तो उनको अपनी कुछ जमीन जो है ब्रिटिशर्स को देनी पड़ेगी। ये एलियंस था, इसमें बहुत सारे जो है लोग जो है मान भी गए। अवध और निजाम, अवध यूपी में है और निजाम थे हैदराबाद में, इन दोनों लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, हम अपने राज्य में आपके सैनिक तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। तो नहीं रखेंगे तो जबरदस्ती जो है, जबरदस्ती जो है इन्होंने अपनी सेना उसमें रखवा दिया और इल्ज़ाम लगा दिया कि चूंकि जो है चूंकि जो अवध के और हैदराबाद के जो नवाब हैं वो अपनी प्रजा के हित में काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए अंग्रेज प्रजा के हित के बारे में सोचती है और इनके राज्यों को अपने में मिला लेती है। तो जबरदस्ती जो है अवध को और हैदराबाद को अंग्रेजों ने अपने राज्य में एनेक्सेशन कर लिया, उनकी टेरिटरी को क्रिएट कर लिया, चुरा लिया। अब बात आई कि ये नॉर्थ इंडिया में पूरा कार्यक्रम चल रहा था। ये नॉर्थ इंडिया में, थोड़ा सा रफली में मैप बनाऊं तो मान लो ये इंडिया है, तो इंडिया पे यहाँ पे विंध्यन रेंज है, पहाड़ी है। तो नॉर्थ इंडिया में देखो बंगाल, बिहार, उड़ीसा यहाँ कैप्चर हो गया। फिर से यहाँ पे थोड़ा सा इलाका ये हो गया, हैदरा यूपी इतना बड़ा है वो भी कैप्चर हो चुका था। अब इनकी निगाहें थी साउथ में। साउथ में सबसे पहले आने के लिए यहाँ पे दो लोग बड़े ताकतवर थे। एक थे यहाँ कर्नाटका जो उस टाइम था, उसका नाम था मैसूरू। तो मैसूरू में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हैदर अली। हैदर अली बहुत ताकतवर व्यक्ति था यहाँ पे कि किसी की चू की चौ नहीं निकलती थी। इनके बगल में ही सबसे महाराष्ट्र में एक थे, डायनेस्टी थे लोग वहाँ पे, मराठा। महाराष्ट्र में शासन करते थे मराठा, तो मराठाओं से और इनकी दोनों लोगों की पड़ती नहीं थी, तो लड़ाई चलती रहती थी, लेकिन फिर भी हैदर अली ने अपने मैसूरू को बहुत बचा करके रखा था। अंग्रेजों ने उन पे बेवजह का अटैक कर दिया, बेवजह का उन पे अटैक कर दिया। चार लड़ाइयाँ उनके साथ में लड़ी थी। फर्स्ट लड़ी थी 67 से 69 तक, उसके बाद 80 से 84 तक, उसके बाद 90 से 92 तक, और लास्ट वाली लड़ी थी 99। खास बात यह है कि फर्स्ट जो दो लड़ाइयाँ हैं ये हैदर अली के साथ लड़ी गई थी, अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ लड़ी थी। और ये लास्ट की दो लड़ाइयाँ हैं ये हैदर अली का बेटा था जिसको बोलते हैं टीपू सुल्तान, उसके साथ अंग्रेजों ने लड़ी थी। और एक और ख़ास बात यह है कि फर्स्ट लड़ाई में अंग्रेजों ने, जैसे कि ये क्या करते थे, लड़ाई लड़ते थे और जो भी नवाब थे, जैसे हैदर अली के साथ लड़ाई लड़ी, उनको युद्ध में हरा दिया। हराए नहीं पहले, फर्स्ट युद्ध में हैदर अली जीत गए, लास्ट वाले में, दूसरे वाले में हैदर अली हार गया, हारे भी गए, मार भी गए, मार दिए भी गए युद्ध में ही। और फिर से अंग्रेजों ने उनकी क्या कर ली, लैंड पे जो है अटैक कर क्या किया कि कंट्रोल करने का प्रयास किया। तो उनके जो बेटे थे टीपू सुल्तान, उन्होंने, उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने क्या किया कि कहा कि नहीं, मैं अपनी ज़मीन जो अंग्रेजों एक विदेशी ताकत को नहीं दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, इनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अपनी सेना बनाई। 92 में लड़ाई लड़ी, हारते हारते अंग्रेज बच गए। उसके बाद 1999 में धोखे से अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर अटैक कर दिया और टीपू सुल्तान युद्ध में मारे गए। तो दोनों लोगों का कहानी खत्म हो गया और 1799 में मैसूर जो है किसके कब्जे में चला गया, अंग्रेजों के। समझ में आ गई स्टोरी। तो जो टीपू सुल्तान थे ये इतनी बहादुरी के साथ लड़े थे कि इनको टाइगर ऑफ द मैसूर बोलते हैं। जब ये दुबई में लड़े थे तो इनकी एक तलवार थी, वो तलवार जैसे आपने वो फिल्म देखी ना बाहुबली वाली, महेशमती जो उसकी माँ होती है अपने बेटे को ऐसे हाथ में लेके समुद्र में डूब जाती है और अपने बच्चों को ऐसे हाथ में लिए ही मर जाती है, वैसे ही टीपू सुल्तान जब युद्ध भूमि में मरते हैं तो उनकी तलवार उनके हाथ में ऐसे सीधे खड़ी रहती है, युद्ध भूमि में बेचारा जो है मर चुके होते हैं, इसीलिए इनको टाइगर ऑफ मैसूर बोलते हैं। तो टीपू सुल्तान क्या थे, हैदर अली के पुत्र थे और मैसूर के क्या थे, राजा थे। इन्होंने 82 से 79 तक क्या किया था, रूलिंग किया था। इन्होंने, चूंकि अभी मैंने बताया ना कि जब इनके पापा मर गए तो इनको इतनी ज़्यादा गहरी घात लगी थी कि इन्होंने अपनी सोचा कि जो सेना है ना इनके पास में, वो अपनी सेना का क्या करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे। कैसे जो मॉडर्न वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, तोपें होती हैं, AK-47 गन होता है, या फिर कैसे अटैक्स करते हैं, ये सारी चीज़ों का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए उन्होंने फ्रेंचों से सहायता लिया। तो फ्रेंच पता है ना, वो इंडियंस, ब्रिटिशर्स केवल इंडिया में नहीं थे, फ्रेंच भी थे, पुर्तगीज भी थे, डच भी थे।
तो फ्रेंच से इनकी अच्छी खासी दोस्ती थी, तो इन्होंने फ्रेंच से क्या किया, अपनी सेना को ट्रेनिंग करवाई, कैसे कैसे युद्ध लड़ते हैं और अंग्रेजों को कैसे हरा सकते हैं या किसी भी और विदेशी ताकत को कैसे हरा सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि फॉरेन डेलीगेट्स भेजा, अपने वहाँ से कुछ लोगों को विदेश में भेजा कि जाओ वहाँ से हमारी दोस्ती का न्योता लेके जाओ, उनसे कहो कि हमें आपकी हेल्प चाहिए, मदद चाहिए। तो वो उन्होंने दिया था, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लेकिन फिर भी इसका फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। 1799 में ब्रिटिशर्स जो है श्रीरंग श्रीरंगपट्टनम नाम की एक जगह थी, ये जो है मैसूर का राजधानी हुआ करता था। तो उसी उसी जगह पे जो है लड़ाई हुई, टीपू सुल्तान मार दिए गए थे, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। और यहीं पे जो है कैपिटल में हार गए। उसके बाद जो श्रीरंगपट्टनम में इनका जो किला था वहाँ पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब बात आती है किसकी, मराठाओं की। मराठाओं के साथ में, मराठा में कौन थे, मराठा में शिवाजी थे। तो मराठाओं में क्या हुआ कि मराठाओं में भी अब उनका ध्यान ये गया कि साउथ में अब कंट्रोल हो चुका है, अब इसके बगल वाले स्टेट को यहाँ पे कैप्चर करेंगे। उसको कैप्चर करने का क्या किया, देखो 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत कहाँ है, हरियाणा में एक जगह है, वहाँ पे थर्ड थर्ड बैटल हुई थी पानीपत की। तो ये हुई थी, एक व्यक्ति था अफगानिस्तान का, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, और ये हमारे इंडिया में मराठा थे। तो मराठाओं में और अहमद शाह अब्दाली में लड़ाई हुई, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली उसमें जीत गया, मराठा लोग हार गए। तो जब मराठा लोग हार के अपने स्वदेश लौटे, तो इनके राज्य में फूट पड़ गई। कि फूट इसलिए पड़ गई कि बताइए कि मराठाओं के वर्चस्व को इतनी गहरी आघात लगी कि एक मुस्लिम शासक से, एक मुस्लिम आक्रमणकारी से हार के आ गए। तो उसके बाद में फूट पड़ी और इनका जो राज्य था चार भागों में बट गया। पहले को बोलते हैं सिंधिया, दूसरा होलकर, तीसरा गायकवाड़, और उसके बाद में भोंसले। समझ में आई बात, एक पहले यूनाइट हुआ करते थे, अब एक ही परिवार में जो थे अलग अलग, सबको आघात लगी कि नहीं मैं मराठा को सर्वोच्च बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। तो ऐसे करते करते चार भागों में इनका राज ही बट गया। उसके बाद में अब ब्रिटिशर्स को ये मौका दिखा कि अभी जो है मराठा जो है कमजोर दिख रहे हैं, यही मौका है सही कि इनको अटैक करो, हरा दो। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनके ऊपर में अटैक कर दिया। उनके साथ में 3 लड़ाइयाँ लड़ी। कितनी, ये लड़ाइयाँ लड़ी, तीन तीन वार लड़े इनके साथ में। फर्स्ट लड़ा कब, 1782 में। उसके बाद में 1803 से 1805 तक में, 1817 से 1819 में। तीनों युद्ध में बहुत बुरी तरीके से किसको हराया। पहले दो में तो दिक्कत होती थी, क्योंकि ये जो मराठा थे ये एक वारफेयर इस्तेमाल करते जिसको बोलते हैं गौरिल्ला वारफेयर। मतलब ये कि चूंकि पूरा जंगल में था, तो ब्रिटिश आर्मी जब घुसती थी जंगलों में, ये लोग पेड़ों पे चढ़ जाते थे, वहां से तीर से हमला कर दिया, छिप छिप के वार करते थे। लेकिन लेकिन क्या हुआ कि अंततः जो है लास्ट वाला जो बैटल हुआ, लास्ट वाला जो बैटल, थर्ड बैटल हुआ मराठाओं के साथ, उसमें ये लोग बेसिकली हार गए। और इनके जो उस टाइम के हेड हुआ करते थे, नाना साहब था नाम था उनका, उनको क्या कर दिए, वहां से हटा करके कानपुर भेज दिए पेंशन पे। जो पेशवा थे लास्ट वाले, उनको क्या कर दिया गया, भेज दिया गया कहाँ पे, नदर इंडिया में। नदर इंडिया में कहाँ, बनारस, कानपुर भेजा गया था पेंशन पे। लीजिए पेंशन लीजिए, हम आपको इतना पेंशन देंगे और ये पूरा का पूरा मराठा जो है से हमारे अंडर में रहेगा। अब कंपनी क्या हो गई, कंपनी का कंट्रोल हो गया पूरे के पूरे साउथ ऑफ विंध्यन रेंज पे। समझ में आई बात ना, मद्रास पे पहले से था ही, ये हो ही गया। अब जो पूरे सदर्न इंडिया पे, नदर्न इंडिया पे इनका कंट्रोल हो ही गया धीरे धीरे। अब ये क्लेम करने लगे पैरामाउंटेसी का कि सबसे जो है सर्वोच्च कौन है, तो हम ही हैं। ये अपनी जो है ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, ये अपने आप को प्रूव करने लगे कि ये सबसे बेस्ट पावर है अक्रॉस द इंडिया। ये किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, फ्रेंच के साथ। जो फ्रेंचों की आर्मी थी, पोर्तुगीज की आर्मी थी, या मुगल्स की आर्मी एक साइड में रखें, तो ये सबके साथ ये क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी अभी सेनाएं हैं या वर्ल्ड में जितने भी पावर हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा प्रूव करने लगे सबसे पावरफुल हम ही हैं अक्रॉस द इंडिया। और इनकी डिजायर थी कि पूरे के पूरे इंडिया का जितना का 1 इंच भी जमीन छोटी नहीं चाहिए, वो सारा चीज़ हमारा होना चाहिए। तो अब ये क्या हुआ कि अब डायरेक्ट कंसिक्वेंस करेंगे, कन्क्वेस्ट करेंगे। मतलब कि पहले होता था ना कि डायरेक्ट अटैक नहीं करना है, कुछ झगड़ा लगा देना है, फिर मौका देख के हमला करना है। लेकिन नहीं, अब इन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज करी। एक व्यक्ति आया जो वायसराय बन के, उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ये सोचा कि नहीं अब ऐसा नहीं करना, अब हमको पॉलिसी अपनानी है डायरेक्ट कन्क्वेस्ट की, हमला करो और उसकी टेरिटरी को अपने में मिला लो।
तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है 10 सालों तक था इंडिया में, 1813 से लेके 23 तक में। तो इसने क्या किया, इसके जब ये शासन में आया था, गवर्नर बना था, तो इसने ये कहा कि चूंकि नॉर्थ वेस्ट एक ऐसा जगह है जहाँ से कोई भी बाहरी देश का हमारे ऊपर, जैसे ये इंडिया का जो मैप है, यहाँ देखोगे ना, तो ये वाला जो पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये ऊपर वाले पोर्शन की, तो यहाँ पे अफगानिस्तान है, पड़ोसी देश है, तो पड़ोसी देश का कोई भी तो अब क्या उस देश पे हमला कर सकता है। तो इनको इस बात का डर था कि अगर इंडिया के एम्पायर को बहुत दिनों तक बनाए रखना है तो जो नॉर्थ वेस्ट का फ्रंट है ना, उसके पे कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब कि उसके अगल बगल के जितने भी लोग हैं उनको हराओ और उनको भी इंडिया में मिला लो। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, अफगानिस्तान के साथ युद्ध किए, पंजाब के साथ युद्ध किए, और जीत भी गए। और जो टेरिटरी है, अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी कब, 1843 में, और 1849 में लड़ी किसके साथ, पंजाब पंजाब के साथ, इसको भी अपने इंडिया में मिला लिया था। उसके बाद अब जैसे वायसराय होते थे, अभी भी ये कंडीशन है ना कि कोई भी गवर्नर बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, 5 साल के लिए बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 5 साल के लिए, एक बार और चुनाव जीत गया तो 10 साल के लिए हो जाएंगे। वैसे भी जो गवर्नर होते थे 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, ऐसे ऐसे बनते थे, चेंज होते रहते थे। तो अब एक व्यक्ति आए, उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था, लॉर्ड डलहौजी। अब इन्होंने अलग ही खेल रच दिया। जब ये आए 1848 में, और 1856 तक थे ये, उसके बाद में इनके 1 साल के जाने के बाद में तो 1857 की सबसे बड़ी लड़ाई हो जाती है, ठीक है ना। तो अब इन्होंने एक नया खेल कर रख दिया, इसको अपने पॉलिसी को नाम दिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब ये है कि मान लो आप राजा हो, ठीक है, और राजा हो और आपकी कोई संतान नहीं है, आपका कोई बेटा नहीं है, वारिस नहीं है, तो जब आप मर जाओगे तो आपकी जो पूरी की पूरी जो राज है, किसको दोगे, कोई है ही नहीं। तो वो अगर मर जाते हो आप, तो आपके पूरा का पूरा जो जमीन है किसको मिल जाएगा, उसके अगले वारिस कौन होंगे, अंग्रेज होंगे। और अगर आप ये चाहते हो कि कोई आपका बेटा नहीं है, आप किसी बच्चे को गोद ले करके उस बच्ची के नाम को क्या कर दें, उसके बच्चे के नाम से पूरा राज्य कर दें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपका बेटा लीगल होना चाहिए, नहीं तो पूरी की पूरी जो टेरिटरी है वो अंग्रेजों के पास चली जाती। इस पॉलिसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किसने शुरू की, लॉर्ड डलहौजी ने। अब इसमें इस पॉलिसी के अंदर में क्या था कि रूलर डज नॉट हैव एनी लीगल हेयर, अगर उनके पास उत्तराधिकारी, हेयर का मतलब उत्तराधिकारी, अगर कोई भी लीगल कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, तो उनकी पूरी की पूरी उनकी जो जमीन है, उनकी जो प्रॉपर्टी एडॉप्टेड से गोद ले हुए बच्चे के पास नहीं जाएगी, बल्कि इट वुड टेकन ओवर बाई द किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। और ऐसा इल्जाम लगा करके सतारा के जो राजा थे उनका बेटा नहीं था, संबलपुर के राजा का बेटा नहीं था, झांसी के जो रानी थी उनका बेटा नहीं था, बस इन्होंने इनसे साथ अभी जबरदस्ती की है कि नहीं हम देंगे, तो लड़ाई लड़ी, इनको लड़ा के हरा दिया, अपनी पॉलिसी में मिला दिया, डॉक्ट्रिन लगा। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन सारे राज्यों को तो मिला रहे थे, यहाँ का प्रशासन कैसे चला रहे थे। तो प्रशासन चलाने के लिए शुरुआत तो हुई थी नहीं से ना, 1765 से इन्होंने राज्यों को हड़पना शुरू किया। तो 1773 में एक व्यक्ति है वॉरेन हेस्टिंग्स, इनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या, गवर्नर जनरल ऑफ, चूंकि बंगाल भी शासन था तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। गवर्नर जनरल को कंपेरिजन करो प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट होते हैं ना हेड, और उनके अंदर में ढेर सारे गवर्नर काम करते हैं, तो ये भी गवर्नर जनरल बना दिया गया वॉरेन हेस्टिंग, किसके, बंगाल के। और इनके अंडर में मद्रास का गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर काम करते थे। और इसने क्या कि इसके कहने पे जो, अब देखो सबसे पहले कोर्ट इन्हीं के कहने पे बना था, कोर्ट तो चलते थे लेकिन उतने काम के नहीं थे। अब इनके कहने पे दो कोर्ट बनाए गए, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का मतलब जिसमें पैसे से लेन देन वाले वाले मामले, जमीन देने वाले मामले सुने जाते हैं, उसके मामले। और क्रिमिनल कोर्ट मतलब किसी की हत्या कर दी, चोरी डकैती, ये सारे मामले जो क्रिमिनल कोर्ट में शुरू किए जाते थे। उसके बाद इसने हर जिले में क्या बनवाया, पुलिस स्टेशन बनवाए, तहसील्स बनवाई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पोस्ट रखा, ढेर सारी चीज़ें रखी, और इसके सुपरविजन में कर दिया किसके, कलेक्टर के। अपने आसपास जितना भी आप देख रहे हो ना, ये जहाँ पे भी आपका पुलिस स्टेशन है, थाना है, चौकी है, सब अंग्रेजों ने बनवाया था, इन्होंने ही शुरू करा था। जितने आपके जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी है, वो भी सब अंग्रेजों के द्वारा ही बनवाया गया है।
जो रेलवे आपके अगल बगल से गुजरी सब अंग्रेजों ने बनवाया। न्यू सेट ऑफ द लॉ वर कंपाइल्ड बाय द मुफ्ती एंड द ब्राह्मण्स फॉर द रिलीजियस इंटरप्रिटेशन। अब जैसे कि कुछ हिंदू भी हो सकते हैं अपराधी, तो हिंदू अपराधी जैसे अगर कोई हो गया उसको सजा देना है कि नहीं देना है, तो वो ब्राह्मणों से हेल्प लिया करते थे। क्योंकि जो भी नियम कानून था वो संस्कृत में था, तो ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे। जो मुस्लिम अगर कोई भी अपराधी हो रहा है उसको सजा देनी है, तो जो उनके मुफ्ती होते थे उनसे रिलीजियस इंटरप्रिटेशन करवाया जाता था कि आप अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ के बताइए कि इसके लिए क्या सजा हो सकती है। यही आपका चैप्टर खत्म होता है। ओके।